बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमने डिस्कस करना है कि अफ़गानिस्तान के अंदर यूएस, चाइना, रशिया, ईरान और पाकिस्तान के क्या क्या इंटरेस्ट जो हैं वो रहे हैं या आगे मज़ीद आगे जो हैं वो कौन कौन से इंटरेस्ट इन ममालिक के दरमियान रहेंगे, जिसकी वजह से ये अफ़गानिस्तान को इतना ज़्यादा स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट कंट्री जो है वो बना देता है। अफ़गानिस्तान जो है वो कई दहाइयों से एक बैटल ग्राउंड रहा है बिटवीन फॉरेन पावर्स, यानी कि जो भी ग्रेटर पावर्स होती थी उनके दरमियान या उनकी ताकत को आजमाने के लिए अफ़गानिस्तान जो है इसको जो बैटल ग्राउंड के तौर पर कंसिडर किया जाता है और इसको ग्रेव यार्ड ऑफ द एम्पायर्स का नाम भी दिया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले जो हमला हुआ था वो 1840 में फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वार जो है वो शुरू हुई थी और ये शुरू हुई थी बरतानिया और अफ़गानिस्तान के लोगों के दरमियान। और ये जंग रही थी सिर्फ़ इसलिए क्योंकि बरतानिया कहीं ये समझता था कि रशिया जो है वो अफ़गानिस्तान के ऊपर कंट्रोल करके सेंट्रल एशियन और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ जो हैं उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस ना बढ़ा ले। लिहाजा ब्रिटेन ने सबसे पहला हमला 1840 के अंदर किया और 16,000 फ़ौजी जो हैं उसने वहाँ पर भेजे और इनमें से सिर्फ एक फ़ौजी जो है वो 1842 के अंदर ज़िंदा वापस बच के आया। बाकी सारे के सारे जो हैं वो वहाँ पर मारे गए थे। इस सारी की सारी जंग को जो 100 साल तक 19वीं सदी में जारी रही, इसको द ग्रेट गेम का नाम दिया जाता है। ये जो ग्रेट गेम है इसके ये दोनों कंट्रीज़ यानी कि ब्रिटेन और रशिया दोनों ने ही इस ग्रेट गेम के ये विटनेस रहे हैं और दोनों ने इस चीज़ के अंदर अपनी काफ़ी ज़ोर आजमाई की है। लेकिन तारीख़ ये बताती है कि बरतानिया और रशिया ने यानी कि USSR ने जब हमला किया अफ़गानिस्तान के ऊपर तो ये दोनों जो यानी कि पावर्स हैं ग्रेटर पावर्स ये अपनी पीक के ऊपर थी, लेकिन इनके हमले की नाकामी के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर ये दोनों ग्रेट पावर्स जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो गई या टूट गई थी। ये जंग जो है तकरीबन 200 साल तक चली और बाद में आज फिर एक मरतबा अफ़गानिस्तान जो है वो इसी टेरिबल फेस के अंदर से गुज़र रहा है और वक्त आने वाला ये बताएगा कि यहाँ पर इन्फ्लुएंस अब और आगे किसका होने वाला है। ग्रेट गेम तो तकरीबन 100 साल पहले ही ख़त्म हो गई, लेकिन स्ट्रगल मैंने बताया कि आज भी अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करने की आज भी स्ट्रगल जो है वो जारी है। बहुत से अफ़गान अफेयर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये ओपिनियन है कि अफ़गानिस्तान के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ मतलब रीजनल लेवल के ऊपर तक नहीं है, बल्कि वो इंटरनेशनल इंटरेस्ट जो हैं अब वो ममालिक भी जो हैं वो भी इसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। यानी कि रीजनली तौर पर सिर्फ अफ़गानिस्तान की अहमियत नहीं बल्कि इंटरनेशनली तौर पर भी इसकी अहमियत नहीं कम की जा सकती। एक तरफ तो इंडिया और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस के दोनों का दिल यही होता है कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे या इंडिया अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे, क्योंकि डायरेक्ट बॉर्डर इंडिया का अफ़गानिस्तान के साथ नहीं मिलता, जबकि पाकिस्तान का तकरीबन 2430 किलोमीटर का जो डोरन लाइन का बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ मिलता है और किसी भी किस्म की चेंज अफ़गानिस्तान के अंदर जो आती है उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के ऊपर पड़ता है। पाकिस्तान और इंडिया एक तरफ, इसके अलावा दूसरे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या रशिया है वो भी इसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस अब बढ़ाना चाहते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अब सबसे पहले रिलेशनशिप की बात करते हैं रशिया और तालिबान की। रशिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अपनी राइवलरी को कम करके थोड़ी सॉफ्टनेस शो कर रहा है तालिबान के लिए। अगर हम कोल्ड वार डेज़ की बात करें तो सोवियत यूनियन ने 1979 के ऊपर 1979 में तालिबान के ऊपर जो है मतलब अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया था और इनको होल्ड करने के लिए यानी कि सोवियत यूनियन की फ़ोर्सेस को रोकने के लिए अफ़गान मुजाहिदीन का सिक्का जो है वो इस्तेमाल किया गया और इस सिक्के को सपोर्ट करने वाले थे US, ब्रिटेन, ईरान, चाइना और पाकिस्तान। ये ममालिक जो हैं वो इनको सपोर्ट करते थे मिलिटरीली, इकॉनमिकली और हर हवाले से, ट्रेनिंग वगैरह के हवाले से भी। लेकिन उस वक्त 1988 के अंदर रशिया के हारने के बाद जब वो यहाँ से चला गया और 1991 में वो डिसइंटीग्रेट हो गया और तकरीबन 11 कंट्रीज़ उससे निकल आए। अब रशिया एक मरतबा फिर वापस आ रहा है और वो अफ़गानिस्तान के अंदर अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है। उसका सबसे पहला मकसद ये है कि जो उसके एलाइज़ हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स जिसमें उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये जो कंट्रीज़ हैं वो इनके बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है, क्योंकि इनका बॉर्डर्स जो है
वो मिलता है अफ़गानिस्तान के साथ। और दूसरी तरफ जो है एक तरफ तो अगर देखें कि मतलब 2003 के अंदर रशिया ने तालिबान को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर किया था। लेकिन 2018 के अंदर जो है सूरत हाल इस तरह से बदली कि रशिया और तालिबान के दरमियान बहुत सारी राउंड कॉन्फ्रेंसेस होने लगी। वो भी मतलब जो रशिया का सिटी है, कैपिटल सिटी या मॉस्को, वहाँ के ऊपर जो है वो सारी चीज़ें मतलब इस तरह के जो यानी कि मीटिंग्स वगैरह होने लगी। और और इन मीटिंग्स के अंदर एंटी गवर्नमेंट फैक्शंस काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहे थे। यानी कि तालिबान और अफ़गानिस्तान के चर्चे को लेकर जो मीटिंग हुई थी बिटवीन रशिया एंड तालिबान, उसमें अफ़गानिस्तान के हुकूमत को इन्वॉल्व नहीं किया गया था। लेकिन फिर बाद में इस साल मार्च के अंदर मॉस्को के अंदर जो हुकूमत यानी कि जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें अफ़गानिस्तान के लीडर्स को, अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के लीडर्स को इन्वॉल्व किया गया था। लेकिन इसमें साथ साथ US को भी, चाइना को भी, रशिया और पाकिस्तान, ये मीटिंग जो है इन तमाम ममालिक के दरमियान जो है वो हुई थी। और इससे पहले जो मीटिंग हुई बिटवीन तालिबान एंड रशियन लीडर्स, उसमें अफ़गान गवर्नमेंट्स के बाशिंदों को इंक्लूड नहीं किया गया था। एक तरफ तो रशिया के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो तालिबान की जो है वो मदद कर रहा है, और ये अमेरिका की तरफ से भी ये इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगता है। उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगता है कि रशिया ना सिर्फ डिप्लोमेटिकली बल्कि पैसे देकर भी और इंटेलिजेंस की मदद जो है ये भी तालिबान को फराहम कर रहा है रशिया, सिर्फ इस वजह से कि वो एक तो वहाँ पर रशिया जो है वो अमेरिका को काउंटर कर सके। क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि 9/11 का जब वाक़या होता है और अमेरिका जब अटैक करता है अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो रशिया जो है वो इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है और इसकी तारीफ़ करता है कि आप आएँ और यहाँ पर आकर अटैक करें। लेकिन बाद में दोनों ममालिक के दरमियान जो राइवलरी है वो मज़ीद बढ़ जाती है और यानी कि निज़ाम जो है वो उल्टा चल पड़ता है और रशिया और अमेरिका जो हैं ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं और यूँ रशिया जो है वो तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर रशिया जो है वो बैकग्राउंड के अंदर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अपना इन्फ्लुएंस जो है वो इंक्रीज़ करना चाहता है तालिबान की मदद को लेकर, क्योंकि उसकी वजह ये है कि रशिया के नज़दीक अफ़गानिस्तान जो है वो उसको एक लिंक प्रोवाइड करता है टू मीट विद मिडल ईस्ट, ईस्टर्न यूरोप एंड साउथ एशियन कंट्रीज़। यानी कि इन तमाम ममालिक के दरमियान अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान जो है वो एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रशिया जो है उसको काफ़ी ज़्यादा जिहादिस्ट अटैक भी उसको अपने पास्ट के अंदर देखने को मिले, जिसकी वजह से वो डर भी रहा है कि क्या वो तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ करे या ना करे। इसके अलावा जो राइज़ ऑफ एक्सट्रीमिज़म है तालिबान की वजह से, या मतलब अब तालिबान आ गए हैं तो इस पूरे रीजन के अंदर जो एक्सट्रीमिज़म राइज़ होगा उसको कंट्रोल करने के लिए भी अब यानी कि रशिया जो है वो आगे आएगा ताकि वो अपने अलाइज़ को भी प्रोटेक्ट कर सके और एक्सट्रीमिज़म जैसी जो चीज़ें हैं उनको भी वो कंट्रोल कर सके। रशिया को एक और प्रॉब्लम है और वो है इस्लामिक स्टेट से। इस्लामिक स्टेट जो है वो ना सिर्फ रशिया की बल्कि वो तालिबान की भी दुश्मन जो है वो कंसिडर की जाती है, जिसका रिसेंटली हमें यानी कि अटैक मिलता है 26 तारीख को, 26 अगस्त 2021 को जो अटैक होता है काबुल एयरपोर्ट के ऊपर, और जिसके अंदर तकरीबन 90+ जो हैं वो लोग यानी कि इस वक्त की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो मारे जाते हैं, और जिसमें 13 कहा जाता है कि वो उनका ताल्लुक जो है वो अमेरिकन ट्रूप से है, और तालिबान कहते हैं कि इसमें 28 लोग जो हैं वो हमारे मारे जाते हैं, और इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो इस्लामिक स्टेट जो है उसने एक्सेप्ट की है, और अमेरिका जो है उसने कहा है कि वो इसके ख़िलाफ़ जो है इसका बदला लेगा। लेकिन यहाँ पर मतलब एक और सूरत हाल कुछ यूँ है कि अफ़गानिस्तान की जो एक इसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन है, इसकी जो एक स्टैंडिंग है, जिसको जियोग्राफिकल एरिया है, वो इसको एक बहुत इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो इसकी लोकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन साथ ही साथ इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है, यानी कि इसको इंटरेस्टिंग भी बनाता है और इसको डेंजरस भी बनाता है। यही वजह है कि रशिया जो है वो अपने अलाइज़ को भी प्रोटेक्ट रखना चाहता है और इस्लामिक स्टेट को भी यानी कि उससे भी बचना चाहता है, और रशिया की यही ख्वाहिश है कि इस्लामिक स्टेट जो है वो कहीं तालिबान के इन्फ्लुएंस के ज़रिए या तालिबान की रजीम के अंदर उसका इन्फ्लुएंस बढ़ ना जाए और वो अफ़गानिस्तान के नॉर्दर्न एरिया है जो है वहाँ पर ना चला जाए, क्योंकि वहाँ पर जो इसकी सरहद मिलती है वो ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे ममालिक से इसकी बाउंड्री जो है वो मिलती है। लिहाजा यही वजह है कि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए तालिबान के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाना चाहता है। फिर आते हैं चाइना।
चाइना को जो यहाँ पर सबसे बड़ा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है वो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट, क्योंकि चाइना जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर कॉपर माइनिंग, गोल्ड माइनिंग या सबसे ज़्यादा जो है वो लिथियम की माइनिंग जो है वो यहाँ पर करना चाहता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान को कहा जाता है कि इसमें लिथियम इतनी ही ज़्यादा पाई जाती है जितनी सऊदी अरेबिया के अंदर जितना ज़्यादा ऑयल पाया जाता है। इसके अलावा चाइना जो है वो यहाँ पर इस्लामिस्ट जो एक्सट्रीमिज़म ग्रुप्स हैं उनको भी वो काउंटर करना चाहता है, क्योंकि चाइना की जो सरहद है, एक छोटा सा बॉर्डर वो अफ़गानिस्तान के साथ इसका मिलता है जिनजियांग प्रोविंस का। जिनजियांग ये वो वाला सूबा है जहाँ पर यानी कि ईस्ट तुर्कमानिस्तान जो मूवमेंट है वो राइज़ होती हुई नज़र आती है, और यही डर है अपना चाइना को कि वो इस इस्लामिक ब्लॉक को कहीं दोबारा यानी कि जगह ना मिल जाए और वो दोबारा चाइना के अंदर इस एरिया में मजबूत ना हो जाए, जिसकी वजह से चाइना को भी डर है कि वो तालिबान के साथ अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करे अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से। दूसरे नंबर पर चाइना का एक ये भी ख्वाहिश थी कि वो किसी न किसी तरह पूरे रीजन को बैलेंस रखे US की प्रेजेंस को काउंटर करके, और यूँ जब तालिबान ने कब्ज़ा किया और US ने यहाँ से डिपार्चर किया तो ये चाइना के लिए एक बहुत हेडलाइंस की सूरत बन गई उसके न्यूज़ चैनल्स के ऊपर कि उसकी टेंशन जो है या उसकी जो परेशानियां हैं वो काफ़ी हद तक कम हो गई हैं, क्योंकि अमेरिका जो है वो वहाँ से निकल रहा है। फिर नंबर 3 के ऊपर अमेरिकन रोल आता है। अमेरिका का हमें सबको पता है कि उसने 9/11 के अटैक्स के बाद जब हमला किया तो 20 साल गुजरने के बाद आज वो वहाँ से विड्रॉ कर रहा है, लेकिन उसके ये विड्रॉ जो है वो बहुत बड़ी गलती कंसिडर की जाती है। लेकिन बाइडन कहता है कि वक्त बताएगा कि उसकी ये गलती नहीं थी, क्योंकि 60% से ज़्यादा जो अमेरिकन लोग हैं वो ये चाहते थे कि वो किसी और की सरजमीन के ऊपर जाकर क्यों लड़ें, जो लोग वो खुद अपनी सरजमीन के लिए अगर अपनी हिफाजत वो नहीं कर सकते। और बहुत से एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं, अफ़गान अफेयर्स के एक्सपर्ट, कि अगर एक छोटा सा स्क्वाड अमेरिकन ट्रूप्स का वहाँ पर रहता अफ़गानिस्तान के अंदर तो वो तालिबान को काउंटर करने के लिए काफ़ी था। लेकिन जब अमेरिका ने अपना विड्रॉ करना शुरू किया और ऐलान किया कि वो 11 सितंबर तक या 31 अगस्त तक वहाँ से निकल जाएगा, तो तालिबान जो है वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग उन्होंने की और सिर्फ 11 दिन के अंदर वो काबुल के दरवाजे के ऊपर आकर खड़े हो गए और 15 अगस्त को उन्होंने काबुल को अपने अंडर ले लिया। अब यहाँ पर अमेरिकन इंटरेस्ट की बात करें तो काफ़ी एस्पेक्ट्स के साथ अमेरिकन इंटरेस्ट को हमें यहाँ से देखना पड़ेगा। नंबर 1 के ऊपर तो ये है कि अमेरिका जो है वो तालिबान का यानी कि जो राइज़ ऑफ एक्सट्रीमिज़म है या जो तालिबान का निज़ाम है वो उसको अपने लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा समझता है, क्योंकि दाइश, अलकायदा, ISIS और इस तरह की जो बाकी यानी कि बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मौका मिल जाएगा कि वो तालिबान की रजीम में अपने आप को वहाँ पर फल फुला सकें, यानी कि दोबारा से वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें, यानी कि सेफ़ हेवन जो है उनको मिल जाएगा अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की रजीम में। और इसके बाद जो है अफ़गानिस्तान जो है वो एक सेंचुरी बन जाएगा एक्सट्रीमिस्ट जिहादी ग्रुप्स के लिए, और इसके साथ वेस्टर्न कंट्रीज़ को डील करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर 9/11 जैसे वाक़यात दोबारा सामने आने लग गए तो। इसके अलावा कहा जाता है कि तालिबान जो है वो अपने यानी कि कंटिन्यूसली उनकी जो स्ट्रेटजिक टाइज़ हैं वो अलकायदा के साथ कंटिन्यू रहती हैं, और ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा एक मतलब अमेरिका के लिए एक नुकसानदेह है, और ख़ासकर वो उसको काउंटर करना चाहता है क्योंकि वो दोबारा से 9/11 जैसा अटैक जो है वो नहीं देखना चाहता अपनी सरजमीन के ऊपर। और यही तमाम चीज़ें जो हैं वो रशिया, चाइना और ईरान को अफ़गानिस्तान के अंदर उसके इन्फ्लुएंस में काफ़ी ज़्यादा मतलब मदद करती हैं कि हर एक जो है वो अपने इंटरेस्ट को काबू में रखे। आगे बात करते हैं ईरान की यहाँ पर प्रेजेंस की। ईरान जो है वो अभी तक खामोश प्रेजेंस जो है वो उसकी वहाँ पे पाई जाती है। ईरान का बॉर्डर चूँकि अफ़गानिस्तान से मिलता है और ये ऐसा रूट है जहाँ से इंसानों की स्मगलिंग, ड्रग्स की और हथियारों की जो स्मगलिंग है वो होती ही रहती है। इन दोनों ममालिक के दरमियान जो रिलेशनशिप है यानी कि तेहरान और तालिबान के दरमियान वो मुख्तलिफ़ चीज़ों की बिना के ऊपर डिटरमाइन किया जाता है। सबसे पहला जो डिटरमाइन किया जाता है वो ये कि अफ़गानी जो तालिबान यानी कि तालिबान हैं वो भी अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं और ईरान जो है वो भी अमेरिका के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ईरान के ऊपर अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस इम्पोज की थी 2018 के बाद। यूनिलेटरल उसने विड्रॉ किया था पीस डील से, और यूँ इन दोनों का दुश्मन अब जो है वो अमेरिका सेम हो चुका है, लिहाजा दोनों के इंटरेस्ट भी जो है वो आपस में सेम हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो ईरान की एक क्वाड फोर्स है। ईरान की जो क्वाड फोर्स है इसको कहा जाता है कि ये इसकी इनविजिबल प्रेजेंस अफ़गानिस्तान में मौजूद है। अफ़गान की जो क्वाड फोर्स है ये दरअसल उसका एक हिस्सा
हिस्सा है ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का, और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो हैं इनका ही है कि एक हिस्सा है क्वाड फोर्स, और इस क्वाड फोर्स को अमेरिका की तरफ से एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है। और कहा जाता है कि ये जो क्वाड फोर्स है ये अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है, और ये तालिबान को पॉलिटिकली, मिलिटरीली और इकोनॉमिकली उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करता है, ताकि वहाँ पर ईरान के इंटरेस्ट को अफ़गानिस्तान के अंदर प्रमोट किया जा सके। और दूसरी तरफ यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दोनों की सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए दोनों के रिलेशन जो हैं तालिबान और ईरान के, वो वेस्टर्न फोर्सेस जिसके अंदर यूके या नाटो के अलाइज़ या मतलब दूसरे जो यूएस के अलाइज़ हैं वो आ जाते हैं, इन दोनों का दुश्मन जो है वो एक ही है। इसके बाद अगर बात करें तो तालिबान और ईरान के रिलेशन 2018 के बाद काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए कि जब तालिबान के लीडर मुल्ला अख्तर मंसूर को एक यूएस ड्रोन अटैक के अंदर जो है वो मार दिया गया, जब वो पाकिस्तान आ रहे थे ईरान की तरफ से। 2018 के आखिर में यानी कि ये वाला हमला होता है, और फिर ईरान जो है बाकायदा पब्लिकली तौर पर वो इस बात को एक्नॉलेज करता है कि वो तालिबान के एक डेलीगेशन को होस्ट करेगा, और वो होस्ट क्यों करेगा, ताकि उसका असल मकसद जो है वो ये कि अफ़गानिस्तान की जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है उसको हल किया जा सके, क्योंकि अफ़गानिस्तान का तकरीबन $20 बिलियन जो है वो इसकी जीडीपी है, और इस जीडीपी के अंदर से 29% जो है वो इसका सिक्योरिटी यानी कि मैटर्स के ऊपर स्पेंड हो जाता है, जबकि बाकी कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका सिर्फ 3 से 4% जो जीडीपी है वो सिक्योरिटी के ऊपर स्पेंड होता है, जबकि अफ़गानिस्तान का 29% जो है वो इसके ऊपर स्पेंड होता है। लिहाजा इस चीज़ का बहाना बनाते हुए ईरान ने ये एक्नॉलेज किया कि वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम को अफ़गानिस्तान की को सॉल्व करेगा तालिबान के साथ डेलीगेशन के ज़रिए। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट क्या हैं। देखिए, पाकिस्तान की मैंने पहले भी बात की कि 2430 किलोमीटर की सरहद मिलती है दोनों ममालिक के दरमियान, और अगर इन दोनों ममालिक के रिलेशन का यानी कि पास्ट रिलेशन देखें तो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली वोलाटाइल रिलेशन रहे हैं, क्योंकि अमूमी तौर पर तालिबान के ऊपर तो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस रहा ही है, लेकिन तालिबान सिर्फ 1996 के अंदर आए और 2001 के अंदर जो है उनकी हुकूमत जो है वो ख़त्म हो गई। लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, जिस तरह हामिद करज़ई या अशरफ गनी की गवर्नमेंट, वो इंडियन इन्फ्लुएंस से काफ़ी ज़्यादा मुतासर थे, और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रही थी, और पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा इससे तशवीशनाक हालत से मुतासर रहा है। इसके अलावा ये भी प्रॉब्लम थी कि अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस को पाकिस्तान ने ऑफ़र भी की थी कि हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इंडिया से जो है वो ट्रेनिंग हासिल की, और इसकी सूरत हाल आज हमारे सामने है कि सिर्फ 11 दिन के अंदर ये 3,50,000 की जो फ़ौज है ये ढेर हो जाती है। अच्छा, उसके बाद अगर किसी भी किस्म का कोई डेवलपमेंट्स उसके नेबरिंग कंट्रीज़ में होती है, चाहे वो उसका पॉलिटिकल सोल्यूशन हो या मतलब किसी भी किस्म का अफ़गानिस्तान के अंदर कोई क्राइसिस हो, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ज़रूर पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अगर वहाँ पर खून खराबा होगा तो उसकी छींटें पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक भी ज़रूर पहुँचेंगी। और पाकिस्तान को अगर कल कला अफ़गानिस्तान के अंदर सिविल वार होती है या मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो है अफ़गान रेफ्यूजीज़ को पाकिस्तान को मज़ीद झेलना पड़ सकता है। जून के अंदर, चूँकि अब अगस्त का महीना है, तो जून के अंदर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी 3 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़ मौजूद हैं, और पाकिस्तान के पास अब गुंजाइश नहीं है उसकी सिक्योरिटी के हवाले से, इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से, कि वो अफ़गानिस्तान के मज़ीद रेफ्यूजीज़ को बर्दाश्त कर सके। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी जो है उनको ये ख़तरा है कि अगर अफ़गानिस्तान में सिविल वार होती है तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज साबित हो सकता है, और पाकिस्तान को अफ़गान रेफ्यूजीज़ एक मरतबा फिर देखने पड़ सकते हैं। इसके बाद अप्रैल के अंदर शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा था कि सिर्फ़ और सिर्फ तालिबान को अफ़गानिस्तान के मसाइल की जड़ करार देना ये कोई असल बात या कोई ठीक बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने साथ ये भी कहा था कि बहुत सारी अंदरूनी और बैरूनी फोर्सेस ऐसी हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर अमन दरअसल चाहती ही नहीं है, और उनका इनडायरेक्टली इशारा जो है वो इंडिया की तरफ था, या इंडिया की जो सपोर्ट है अफ़गान गवर्नमेंट को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसकी तरफ था। उसके बाद अगर तालिबान की बात करें तो पाकिस्तान को हमेशा जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जाता है और ब्लेम किया जाता है कि पाकिस्तान तालिबान की मदद करता रहा है या करता आया है।
लेकिन तालिबान ने भी और पाकिस्तान ने भी, दोनों ने इस एलिगेशन को डिनाई किया है कि किसी भी किस्म के ताल्लुकात जो हैं वो इन दोनों के दरमियान नहीं हैं। इसके अलावा लेकिन फिर भी कुछ बुनियादी जो मतलब चीज़ें जिनका सबूत पेश किया जाता है वो ये कि बहुत सारे तालिबान के जो लीडरान हैं वो पाकिस्तान के मदरसों के अंदर जो हैं वो वहाँ पर उनको ट्रेनिंग मिलती रही है, और इसी वजह से पाकिस्तान को एलिगेट किया जाता है कि ये तालिबान को सपोर्ट करता रहा है। और उसकी दूसरी वजह भी ये है कि पाकिस्तान, यूएई और सऊदीया, ये तीन ऐसे ममालिक थे जिन्होंने 1996 के अंदर जो है वो तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ किया, और फिर उसके बाद आज तक पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता रहा कि उन्होंने क्यों एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंटरनेशनली तौर पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने क्यों उसको एक्सेप्ट किया। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने यानी कि तालिबान से फिर जब 2001 में रिश्ता उनको तोड़ना पड़ा तो सबसे आखिर में पाकिस्तान ने उनसे डिप्लोमेटिक टाइज़ अपने तोड़े, और सबसे पहले उन्होंने उनसे डिप्लोमेटिक टाइज़ जो हैं वो क्रिएट किए थे। तो आज के लिए इतनी, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।